कहने का मतलब ये है कि जो उनका जनरल हेडक्वार्टर है, जो उनकी टॉप लीडरशिप है, उसको एक्सपीरियंस बहुत है इन चीज़ों का। उनको देखिए ये चीज़ें एक्सपीरियंस से भी आती हैं और हर बार उन्होंने जब भी करी है बातचीत या दोस्ती करी है अमेरिका के साथ, पाकिस्तानी जीते हैं। वो इसलिए जीते हैं क्योंकि उनको ये भी पता है कब छोड़ना है अमेरिका को, वो छोड़ देते लेकिन हैं। इसके पीछे तो मुझे लगता है सानी साहब यही है कि उनकी जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो इस तरह से है कि वो बार्गेन कर सकते हैं, वो चाहें तो ब्लैकमेल भी कर नहीं, सकते वो हैं। तो हमारी बॉर्डर्स ना, वो उनकी आर्मी रही। सुनिए इस बात को, जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ है, जब पहली जंग हुई जम्मू कश्मीर की, जब सीज फायर लाइन बनी 1 जनवरी 1949 को सीज फायर लाइन बन गई। उसके बाद जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई जनरल हेडक्वार्टर्स की, वो ये हो गई कि हमें इंडिया के मुतालिक जो फॉरेन पॉलिसी है उसको हम ध्यान रखेंगे। वी आर रिस्पॉन्सिबल एंड वी आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान, बिकॉज उस समय जो उनका कैपिटल था दैट वाज इन कराची। 49 उधर कराची में था। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, जब उन्होंने ये टेस्ट कर लिया 1998 में टेस्ट किया पाकिस्तान ने, उसके बाद पाकिस्तान जनरल हेडक्वार्टर ने बोला अब हम फॉरेन पॉलिसी भी रखेंगे, हम करेंगे। कहने का मतलब ये है कि जो उनका जनरल हेडक्वार्टर है, जो उनकी टॉप लीडरशिप है, उसको एक्सपीरियंस बहुत है इन चीजों का। उनको देखिए ये चीजें एक्सपीरियंस से भी आती हैं और हर बार उन्होंने जब भी करी है बातचीत या दोस्ती करी है अमेरिका के साथ, पाकिस्तानी जीते हैं। वो इसलिए जीते हैं क्योंकि उनको ये भी पता है कब छोड़ना है अमेरिका को, वो छोड़ देते लेकिन हैं। इसके पीछे तो मुझे लगता है सानी साहब यही है कि उनकी जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो इस तरह से है कि वो बार्गेन कर सकते हैं, वो चाहें तो ब्लैकमेल भी कर नहीं, सकते वो हैं। तो हमारी बॉर्डर्स ना, हमारा बॉर्डर तो ईरान से नहीं मिलता। ना, हमारी बहुत अच्छी लोकेशन है। देखिए आज से जब मोदी सरकार आई थी, उस समय ये बात होती थी कि जो तीनों बड़ी ताकतें हैं, मल्टीपोलर वर्ल्ड बन गई थी तकरीबन, लोग मानते हैं 2017 में। उस समय मोदी सरकार थी यहाँ। उस समय सारा फोकस जो था वो इंडो पैसिफिक के ऊपर था, यूरेशिया पे नहीं था। अब यूरेशिया पे चला गया है। तो इंडो पैसिफिक पे जो था, अगर आप हमारी लोकेशन देखें, हम बीच बैठे हुए हैं इंडियन ओशन के। तो तीनों बड़ी ताकतें हमसे बात करना चाहती थी, पर हमने कहा कि हम चीन से बात नहीं करेंगे और हमने कहा कि जो रशिया है वो अब इट इज अ पावर जो डिक्लाइन में है। जो हमारे अभी सीडीएस रिटायर हुए हैं अनिल चौहान, ये उनकी स्टेटमेंट है, हम सिर्फ अमेरिका के साथ बात करेंगे। तो कह रहे, और अमेरिका हमको जो है वो बराबरी से बात नहीं करता, अमेरिका किसी के साथ बराबरी से बात नहीं करता, उनकी आदत यही है। कहने का मतलब ये है कि ये लोकेशन तो एक चीज होती है, दूसरी चीज क्या होती है जो पाकिस्तान के हक में है। एक लोकेशन है, मुस्लिम नेशन है, न्यूक्लियर वेपन है। दुनिया इस नतीजे पर पहुंची है, जो कि ईयू के फॉरेन मिनिस्टर दिस लेडी आल्सो सेड द सेम थिंग इन पाकिस्तान, दैट यू आर अ रीजनल मेजर पावर। हाउ डिड दे कम टू दिस कंक्लूजन? उसी तरीके से जैसे अमेरिका पहुंची बिकॉज ऑफ ऑपरेशन सिंदूर। लेकिन अगर इतने ही शानदार लोग होते तो इकोनॉमी इतनी खराब अब क्यों देखिए ये होती? दो बातें हो गई। नहीं, ना, तो ना, लेकिन ना, आप बताइए आर्मी का भी पूरा ना, बजट। ना, 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 नहीं, सुनिए बात को। ये दो बातें हो गई। अब सिक्योरिटी पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी, गवर्नेंस, दीज आर सेपरेट थिंग्स। अब गवर्नेंस में कमजोरी है, वो उनको ठीक करनी नहीं, पड़ेगी। लेकिन देखिए एक गरीब मुल्क के लिए आपने चूंकि उनकी आर्मी की तारीफ की, इसलिए मैं सवाल यहाँ पैदा होता है कि कितने गरीब मुल्क के लिए सिर्फ इसलिए कि उनकी पूरी आर्मी और पूरी जो उनकी स्ट्रेटेजी है वो इंडिया के अगेंस्ट है, इंडिया सेंट्रिक है, इसलिए एक बड़ा हिस्सा उनके बजट का जाता है उनकी आर्मी। हमारे यहाँ भी बहुत कोशिश करते हैं लोग कि ज्यादा से ज्यादा डिफेंस को जाए बजट। हो सकता है आप एक पूर्व सैनिक के तौर पर आप भी इस बात की वकालत करें, मैं इसकी वकालत नहीं करती कि ज्यादा बजट जाना चाहिए डिफेंस को। मुझे लगता है वो एजुकेशन में जाना चाहिए और दूसरे वेलफेयर के कामों में जाना चाहिए। लेकिन अगर यही आर्मी का ये पूरा कंट्रोल नहीं होता तो उनकी इकोनॉमी बेटर होती। क्यों वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और अमेरिका और साथ साथ सऊदी अरब, यूएई, इन सब की डोनेशंस पे तो ये मुल्क, ये जो मुल्क है हमारा पड़ोसी मुल्क, ये डिपेंड करता है। तो इतने शानदार कैसे हो गए, इतने कामयाब कैसे हो गए? तो अब आप इसका जवाब सुनिए। जवाब इसका ये है, ये दोनों चीजें अहम होती है, देश की तरक्की, डेवलपमेंट, और आपकी सॉवरेन इंटीग्रिटी, कि आपके बॉर्डर सिक्योर हैं। अच्छा, अभी तक क्या होता था, जब यूनिपोलर वर्ल्ड था, तब ये सोच होती थी, सबकी होती थी, कि आप ज्यादा पैसा जो है आप उस पे लगाइए सिक्योरिटी के ऊपर, फौज खड़ी करिएगा। अब एक जो नई सोच आ रही है, जिसका मैं बता रहा हूं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, इसमें एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है, जो कि जिसको सपोर्ट कर रही है चाइना और रशिया, और जो शी जिनपिंग ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को भी बताया था अक्टूबर 2019 में, जब महाबलीपुरम में सेकंड इनफॉर्मल समिट हुई थी। उसको कहते हैं हम कलेक्टिव सिक्योरिटी। उसका मतलब ये होता है, मिसाल के तौर पर हमारे जो है प्रॉब्लम है, पाकिस्तान को और हिंदुस्तान को लाइन ऑफ कंट्रोल है,
तो उसके लिए हमें क्या करना है, बातचीत करनी है। ये देखना है कि किस तरीके से हम उसको, जो हमारा डिफेंस है, उसको हम सिक्योरिटी में कन्वर्ट करें। वो एक अलग कॉन्सेप्ट है जिससे कि ज्यादा पैसा जो है वो डेवलपमेंट में लगाया जा सके। मिसाल के तौर पर ये सलाह जो है, ये पाकिस्तान को, जब हमने 5 अगस्त 2019 को ये 370 और 35A हटाया जम्मू कश्मीर से, उसके बाद ये जनरल बाजवा, इमरान खान प्राइम मिनिस्टर, ये सब गए थे वहां पर चाइना। तो शी जिनपिंग ने खुद बताया था जनरल बाजवा को, जो जनरल बाजवा ने मुझे बताया था, जबकि उनकी 2022 में नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी इस्लामाबाद में उन्होंने करी थी, पब्लिक करी थी, तो मुझे भी वहां पे इनवाइट आया हुआ था। तो वहां मैंने उनसे खड़े खड़े ये बात करी थी। तो उनको ये बताया था शी जिनपिंग ने, जो उनकी मीटिंग हुई थी जनरल बाजवा की, आप ऐसा करिएगा, आप जो है, कश्मीर इशू है, पर आपका बड़ा इशू होना चाहिए डेवलपमेंट। आप उस पर फोकस करिए। और उसको मिसाल दी उन्होंने। उन्होंने कहा कि देखिए, हमने मकाओ और हांगकांग के लिए 99 ईयर्स और 104 साल जो है, हमने वेट किया, हमने डेवलपमेंट पे रखा फोकस। इसीलिए आज पाकिस्तान आपसे कह रहा है बार बार कि हमसे बात करिएगा। चाइना कह रहा है कि आप बात करिएगा। वो इसलिए नहीं कह रहा है क्योंकि वो आपसे डर गया है, वो इसलिए कह रहा है बिकॉज इससे पूरे रीजन की तरक्की होगी। बिल्कुल। तो इसको हम बोलते हैं कलेक्टिव सिक्योरिटी, जो समझनी है। समझना होगा कि जंग का नहीं, शांति का वक्त है। हाँ, लेकिन मैं चूंकि अब डोमेस्टिक पॉलिटिक्स अगर देखने की आप हाँ, कोशिश करें जी, पाकिस्तान की, तो उसमें साफ तौर पे यही होता है कि भारत को डराकर, ज्यादा से ज्यादा भारत के नाम पर डराकर, ज्यादा से ज्यादा फंड जो है वो शिफ्ट किया जाता है। मिलिट्री का पूरा टेक ओवर है। जो भी वहां गवर्नेंस का स्टाइल है, मैं तो उससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। और एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर जो समझती है कि हमेशा सेना को सरकार के मातहत होना चाहिए, ना कि अदर वे अराउंड। तो ऐसे में मुझे ये बताइए कि ये डायलॉग मुमकिन कैसे है? क्योंकि जो वहां की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स उस पर भी हम लगातार चर्चा करते हैं, लेकिन इनकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे चर्चा कर लेते हैं। वो भारत के नाम पर डरा कैसे पाएंगे अपनी आवाम को? इलेक्शन कैसे जीतेंगे अगर बातचीत शुरू हो जाएगी? बल्कि उनसे बात करना आसान है। मैं समझाता हूँ कैसे आसान है। देखिए, इसमें ऐसा है कि आज जो है, आर्मी चीफ जो है उनका, जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है, एंड द जनरल हेडक्वार्टर्स, वो उनकी सिक्योरिटी पॉलिसी भी कंट्रोल करते हैं, फॉरेन पॉलिसी भी कंट्रोल करते हैं। और जो उनका आज एनएसए है, वो डीजी आईएसआई भी है। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक एनएसए भी है और डीजी आईएसआई भी है, दोनों रोल कर रहे हो। अच्छा, इसका मतलब कहने का ये हुआ कि ही इज दैट पर्सन हु कैन टेक डिसीजंस कि हमें क्या बात करनी है। ही इज दैट वन पॉइंट, सिंगल पॉइंट पर्सन। अच्छा, अब आपका ये सवाल उठता है, जो कई लोग यहाँ पे उठाते हैं, कि अगर साहब शांति कर लेंगे तो फिर वो डरेंगे कैसे? देखिए भाई, है ना, आज जो है वो फॉरेन पॉलिसी में भी है। आज जो है, अभी ये जो ईयू की जो आई थी द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईयू, उसकी रिपोर्ट आई है कि वो जनरल हेडक्वार्टर गई मिलने के लिए आसिम मुनीर से, because she also understands he's an important man, we need to meet him. So, and even President Trump, he talks about my favorite field marshal. After that, he says the prime minister. So, कहने का मतलब ये नहीं है कि Asim Munir is there. He is, I mean, he is the army chief. It is about the army chief. तो कहने का मतलब ये है, तो जब आप याद करिए ना, 2008 के अंदर जब जनरल मुशर्रफ ने कहा था, और हमारे यहाँ हमसे मनमोहन सिंह से बात हो रही थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह के, तो उन्होंने कहा था कि मैं इतने घंटे के अंदर उसको सॉर्ट आउट कर देता हूँ कश्मीर को। एंड ही गिव दैट 4-point प्लान आल्सो। और वो कर भी सकते थे, फिर वहां पे उनकी अपनी प्रॉब्लम्स हो गई, हमारे यहाँ भी कुछ प्रॉब्लम्स हो गई। सेंट्रलाइज्ड है वहां, पावर डेमोक्रेसी कम है, वो लॉयर्स की वो हो गई वहां। फिर ये भी है ना कि वहां कुछ लोग मिलकर सारा फैसला कर सकते हैं। देखिए, उनसे बातचीत करनी बहुत आसान है, क्योंकि उसमें ये नहीं है कि आपको उससे भी बात करनी है, उससे भी बात करनी है, इससे भी बात, आपको पता है किससे बात करनी है, पर हम बात करते नहीं है। आप इसको अच्छी चीज बता रहे हैं, मेरी नजर में ये बहुत अच्छी चीज नहीं है। मैं जो सेंट्रलाइज्ड पावर है, मैं उसके खिलाफ नहीं, वो खैर हमारा ओपिनियन देखिए, लास्ट वर्ड लेट मी से ऑन दिस। सी, लेट मी नॉट कमेंट, एंड आई थिंक नोबडी शुड कमेंट ऑन द गवर्नेंस ऑफ एनी अदर कंट्री। अब वो भी हमारी गवर्नेंस पे कमेंट कर सकते हैं, अच्छा नहीं लगेगा। एक फ्री वर्ल्ड में तो होनी चाहिए सबको किस बात की? इस बात की इजाजत। देखिए, ये चाइनीज की मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी। शी जिनपिंग ने एक इनिशिएटिव अनाउंस किया, जिसको क्या बोलते हैं, ग्लोबल सिविलाइजेशनल इनिशिएटिव, कि आप रिस्पेक्ट करिए दूसरे की सिविलाइजेशन में, आप उसकी आइडियोलॉजी में दखलबाजी या इंटरनल मैटर में दखलबाजी मत करिए। मुझे तो लगता है सानी जी की जो ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है, जहां जहां गरीब लोगों की बात आती है, आम आदमी की बात आती है, ह्यूमन राइट्स की बात आती है, फ्रीडम की बात आती है, वहां किसी भी देश को अधिकार होना चाहिए दूसरे देश पे कमेंट करने का। क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि हमारा तथाकथित ये इंटरनल मैटर है। जब भारत में सरकार ये कहती है तब भी मैं सहमत नहीं होती। किसी और अगर गवर्नमेंट होगी किसी और कंट्री की, तब भी मैं यही कहूंगी कि हर किसी को इजाजत होनी चाहिए। और खासकर एक ऐसा पड़ोसी
जिससे मैं कहूंगी हिप टू हिप आप जॉइंट हैं, तो उस लिहाज से तो और भी ज्यादा हमारे तो जो किस्मतें हैं वो भी जुड़ी हुई हैं। देखिए, इसमें दो बातें हैं। पहली बात तो दुनिया ग्लोबलाइज्ड भी नहीं है, दुनिया ही तकसीम हो गई है। एक अमेरिका और ग्लोबल नॉर्थ है और एक ग्लोबल साउथ है। तो ग्लोबलाइजेशन कहाँ हो रहा है? जो आप कह रहे हैं कि आप उनके कमेंट करना चाहती हैं, वो हमारे पे कमेंट करिए, बिल्कुल करिए, पर पहले बात तो शुरू करिए। बात शुरू कीजिए। तो आप ये कह रहे हैं कि अब ये वक्त आ गया है, सिंदूर के बाद खासकर 1 साल गुजर चुका है उसको, कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान बातचीत की टेबल पर बैठे हैं, और आप और आरएसएस के नेता तो बिल्कुल एक साथ एक दूसरे के सुर में सुर मिला रहे हैं। नहीं, देखिए, ये वक्त तो हमेशा था। ये पता नहीं कब आया और कब चला गया। और जहां तक आरएसएस नेता की आप बात कर रही हैं, वो अमेरिका से वापस आए थे और वो अमेरिका से वही मैसेज लाए थे जो पीट हेग्सेथ ने अभी शंग्री-ला डायलॉग में दिया है सिंगापुर में, कि हम दोनों से बात करना चाहते हैं एंड बोथ आर इंपॉर्टेंट फॉर अस, एंड दैट इज द रीजन द अमेरिकन्स टोल्ड हिम दैट प्लीज गो एंड टॉक टू पाकिस्तान। अब मैं अगले सवाल पे आ जाती हूँ कि आपका मैं ट्वीट पढ़ रही थी जिसमें आप यूरोपियन यूनियन के स्पोक्स पर्सन का जिक्र कर रहे थे कि पाकिस्तान को एक बेहतरीन जगह मिल रही है जोग्राफिकली, लेकिन अभी कुछ दिन पहले भारत में अमेरिका के विदेश मंत्री आए थे और उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप, जब उनसे सवाल पूछा गया, भारत को बहुत प्यार करते हैं, नरेंद्र मोदी जी को बहुत पसंद करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि भारत के और अमेरिका के रिश्ते, बल्कि इस जंग में तो सबसे ज्यादा करीब आ चुके हैं भारत और अमेरिका। देखिए, जिनकी आप बात कर रही है ना, मार्को रूबियो की, वो अभी 48 आवर्स पहले वो यूएन सेनेट हियरिंग में बैठे थे। वो आप देख लीजिए वीडियो, उसमें देखिए वो क्या कह रहे हैं वीडियो के अंदर। वो सुनने वाली बात है। ही इज देयर इन द वीडियो एंड ही इज नाउ प्रेजिंग पाकिस्तान। नहीं, तो ये दोनों मुमकिन नहीं है। आपने तो मुझे मैं बताया वही आपसे कह कि तो मुमकिन है कि अमेरिका पाकिस्तान की भी तारीफ कर सके और भारत की भी व्हाट तारीफ कर यू सके। सेड इनिशियली। देखिए, व्हाट हेनरी किसिंजर सेड, अमेरिका इज नीदर अ गुड फ्रेंड एंड इट इज डेंजरस एज अ राइवल। ओके, बट वो था व्हेन द वर्ल्ड वाज यूनिपोलर। आज जब दुनिया में आपके पास ऑप्शंस हैं, हमारे पास ऑप्शंस हैं। आज हम ग्लोबल साउथ की कंट्री हैं, हमारे पास ऑप्शंस हैं। कि दूसरे देशों के साथ भी जा सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि अमेरिका से ही हाथ रशिया, मिलाना है। चाइना, पाकिस्तान, ये वेस्ट एशिया, वी हैव सो मच ऑफ ऑप्शन। यही भी तो काम हो रहा है यूरेशियन लैंड मास में। हम क्यों, हमें रशिया कह रहा है कि यू पार्टनर विद अस, यू बी पार्ट ऑफ द यूरेशियन सिक्योरिटी आर्किटेक्चर व्हिच वाज अनाउंस्ड बाय प्रेसिडेंट पुतिन इन 2025। वी आर रिफ्यूजिंग टू गो देयर। द रशियंस हमें बता रहे हैं कि आप आरआईसी को रिवाइव करिए। वो आरआईसी, रशिया, इंडिया, चाइना, ये जो फोरम है, वी कैन बी द वॉइस, कलेक्टिव वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ। और ये जो है पिछले 5 साल से बंद पड़ी है। लास्ट ईयर 2020 में हुई थी रिवाइव, और वो भी कब हुई थी, वो भी मजेदार बात है, जबकि मोदी सरकार को गलवान के बाद घबराहट ये हो रही थी कि कहीं लड़ाई बढ़ ना जाए। तो हमने रशिया की मदद मांगी थी और 10 सितंबर 2020 को आरआईसी रिवाइव हुई थी मॉस्को में, जहां पे उनकी मौजूदगी में सर्गी लैवरोव की, जयशंकर और वांग ही ने जॉइंट स्टेटमेंट साइन करी थी कि हाँ, हम इस तरीके से पीस करेंगे। पर हम उसको कर नहीं रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं आरआईसी में रिवाइव? क्योंकि हम चीन से कंपटीशन में हैं, जहां आपका कंपटीशन है ही नहीं, जहां कोलैबोरेशन होना चाहिए, जहां सहयोग होना चाहिए। सहयोग, देखिए ऐसा है, विन विन कोऑपरेशन। हम दोनों का गैप बहुत है हर चीज में, पर हम फिर भी काम कर सकते हैं एक साथ, देखकर क्या चीजें हैं जिससे हमें फायदा हो सकता है, वो हमसे बात कर। देखिए, जब तक आप बात नहीं करेंगे तो बात आगे कैसे बढ़ेगी? क्योंकि आपने ये भी खबर पढ़ी होगी कि अब दोबारा जो है वो टैरिफ लगाने की बात हो रही है। अब देखिए, ये देख लीजिए, आप वो अभी बोल रही थी कि वो क्या कहते हैं, बहुत प्यार करते हैं, और अभी हमारा भी नाम उन कंट्रीज के अंदर है जो फोर्स्ड लेबर जो है वो करवा रहे हैं, और टैरिफ जो है 15% मेरे ख्याल में उसमें। लेकिन जब उनकी कोर्ट ने इसको ऑलरेडी धराशायी कर दिया है कि इनको अधिकार ही नहीं है राष्ट्रपति को, तो अब ये क्या? नहीं, देखिए, प्रेसिडेंट ट्रम्प कैन डू एनीथिंग। प्रेसिडेंट ट्रम्प इज नॉट, देखिए अच्छा नहीं लगता है बोलते हुए मेरे को, बट द रियलिटी इज प्रेसिडेंट ट्रम्प इज नॉट अ रिलायबल मैन। और ये बात तो हिंदुस्तान की सरकार को भी पता है ना। अगर मुझे पता है तो उनको भी पता है, तो क्यों हम उनके साथ। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आज हम खड़े हो जाएं, हम में आज भी ताकत है, आज भी हम में, अगर हम कहें कि हम नहीं गिरेंगे वहां जाके, तो वो आएंगे हमारे पास।